चलो, तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या था, गॉस थ्योरम है ना। और गॉस थ्योरम थोड़ा सा इंट्रो पार्ट हम पहले भी बता चुके हैं कि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वैसे गॉस थ्योरम तुम हर केस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हेल्पफुल कहाँ पे होगा, सिमेट्री जहाँ पे आएंगे उस केस में गॉस थ्योरम ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो पहले हम लोग गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं कि गॉस थ्योरम कहता क्या है। फिर उसके बाद उसके अंदर आने वाले टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, सरफेस एरिया आएगा, उन सारे टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो हेडिंग डालो, गॉस थ्योरम। एंड गॉस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखो कि गॉस थ्योरम है क्या। लिखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट लिखना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux over a closed surface, total electric flux over a closed surface, over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times, means this much, 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that closed surface. 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. Charge enclosed by that surface. So यहाँ ध्यान देना, मैथमेटिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारा गॉस थ्योरम कह रहा है वो कह रहा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। और चार्ज जो है वो कौन सा, चार्ज इनक्लोज्ड, हम इसको क्यू आई एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है स्टेटमेंट का, जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। दिस फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड जो तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो 8.85 × 10⁻12, और दिस इज योर इनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है, और इसमें आने वाले टर्म्स को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट हम लोग क्या बोले, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। तो जो क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, है ना। तो हम लोग पहला टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नीचे ये स्टेटमेंट, ये लिखने के बाद नीचे स्टेटमेंट लिखो, some terms used in Gauss theorem, heading डालो, some terms used in Gauss theorem। सर हाँ बोलो, ये क्यू कौन सा है? ये क्यू जो क्लोज्ड सरफेस बोल रहे हैं ना, उसके अंदर का चार्ज है। अभी हम बताएंगे, ये सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम लोग इसलिए हेडिंग डाल दें, लिखो, हेडिंग लिखो, some terms used in Gauss theorem, some terms used in Gauss theorem। एंड इसमें पहला टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज योर क्लोज सरफेस, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। सो पहला टर्म क्या है तुम्हारा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस होता क्या है बताओ। सो गॉसियन सरफेस एक 3 डायमेंशनल एंड क्लोज सरफेस है, जो कि रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन लिखो, इट इज 3 डायमेंशनल एंड क्लोज्ड सरफेस, इट इज 3 डायमेंशनल, it is 3-dimensional and closed surface which can be real as well as imaginary,
which can be real as well as imaginary. So it is three-dimensional and closed surface which can be real as well as imaginary. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, पहला कंडीशन है कि 3D होना चाहिए और रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या केवल रियल ही एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। ध्यान देना, थ्री डायमेंशनल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करना चाहिए तुम्हारे इस सरफेस से। 3D का मतलब है वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, तुमसे हम बोले कि स्फीयर, तो ये गॉसियन सरफेस पॉसिबल है क्योंकि स्फीयर क्या है, 3D है, इसमें वॉल्यूम है। तुमसे पूछे हम बॉक्स, क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, ये भी गॉसियन सरफेस पॉसिबल है। तुमसे पूछे सिलेंडर, जिसका ये पार्ट और ये पार्ट कवर्ड होना चाहिए, ये सारे तुम्हारे गॉसियन सरफेस हैं क्योंकि इन सबों में वॉल्यूम है। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि क्या ये सर्कल गॉसियन सरफेस पॉसिबल है, क्या सर्कल गॉसियन सरफेस हो सकता है? No. तो सर्कल गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा सर्कल क्या है, 2 डायमेंशनल, उसमें वॉल्यूम नहीं है ना, 2D ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज नॉट योर गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का पहला स्टेटमेंट बताएं कि क्लोज सरफेस होना चाहिए और 3 डायमेंशनल होना चाहिए। 2D होगा तो वो गॉसियन सरफेस पॉसिबल नहीं है। अब आता है कि गॉसियन सरफेस हम लोग चूज कैसे करेंगे, है ना। तो गॉसियन सरफेस को चूज करने का एक दो हाँ बोलो। गॉसियन सरफेस में चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ? हम क्या बताएं, ये इमेजिनरी भी है ना। अभी क्या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उन टर्म्स को, पहले तो टर्म बताने दो ना। सरफेस है क्या, सरफेस के अंदर चार्ज होते हैं या नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्यू चार्ज है, हम यहाँ पे ऐसा गॉसियन सरफेस मान लिए, तो अभी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम इस चार्ज के आसपास ही ऐसा गॉसियन सरफेस मान लिए, तो अब ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है। तो ये टर्म्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि चार्ज है नहीं है। पहले मुझे टर्म्स बताने दो, उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज है। ठीक है, पहले टर्म्स क्लियर करने दो। तो गॉसियन सरफेस का स्टेटमेंट समझ में आ गया। दूसरा हम पॉइंट बताएं कि गॉसियन सरफेस, किस तरह का गॉसियन सरफेस तुम सेलेक्ट करोगे। वैसे सेलेक्ट कर तुम कैसा भी गॉसियन सरफेस ले सकते हो, लेकिन जिस केस से मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, हम उस तरह का गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, है ना। तो इसके कंसीडर करने के कुछ स्टेप्स हैं जिससे एटलीस्ट तुम्हें एक हिंट मिल जाएगा कि हमें किस तरह का गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए, है ना। वैसे करने के लिए तुम अपने मन से कुछ भी लो, लेकिन एक प्रॉपर वे बता रहे हैं जिससे कि तुम्हें कोई भी डेरिवेशन, बोर्ड का कोई भी डेरिवेशन अगर करोगे तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा कि पॉइंट के केस में कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, लाइन चार्ज के केस में कैसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। इसके बाद लिखो वेज ऑफ चूजिंग गॉसियन सरफेस। ways of choosing Gaussian surface. Ways of choosing Gaussian surface. अब ध्यान देना, इसमें हम लोग एक दो पॉइंट्स स्टेप बता रहे हैं। ए पॉइंट लिखना, ए पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखना, Gaussian surface must pass through the point. Gaussian surface must pass through the point at which we have to find electric field. Must pass through the point at which we have to find electric field, है ना। So ध्यान देना, चाहे तुम पहले ही बोल चुके हैं गॉस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। सो जिस किसी भी पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मान लो हमसे कहा कि ये चार्ज है, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो पहला स्टेप क्या होगा, तुम गॉसियन सरफेस कैसा भी कंसीडर करो, मान लो हम यहाँ से किसी भी तरह का, लेकिन वो सरफेस इस पॉइंट से पास करना चाहिए। अगर मान लो हम स्फीयर लेते हैं तो स्फीयर का एक पार्ट यहाँ से पास करना चाहिए।
अगर ये चार्ज Q है और तुमसे यहाँ पे फील्ड पूछा, तुम कहे कि नहीं सर हम स्फीयर नहीं लेंगे, हम इस तरह का सिलेंडर लेंगे, तो सिलेंडर को भी तुम्हें इस पॉइंट से पास करवाना है। जहाँ पे भी फील्ड निकालने जा रहे हो वहां से गॉसियन सरफेस का एक ना एक पार्ट पास करना चाहिए। अगर मान लो ये Q है, तुम कहते कि सर यहाँ से हम लोग बॉक्स या क्यूबाइड कंसीडर करेंगे, तो इस तरह का जो तुम क्यूबाइड बनाओगे वो क्यूबाइड का पोर्शन भी इस पॉइंट से पास करना चाहिए। अब तुम देखो, देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द गॉसियन सरफेस। तुम किसी भी तरह का गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो, सारे सही हैं, तुम बोलोगे ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट कैलकुलेशन मेरा सबसे आसान किससे होगा, जब हम इस पॉइंट चार्ज के केस में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, है ना। अब स्फेरिकल करने से क्या फायदा है, इंटीग्रेशन तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, बी पॉइंट लिखना गॉसियन सरफेस के लिए। पहला समझ में आ गया, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे हमें फील्ड निकालना है। दूसरा बोले, तुम कैसा भी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उन सारे पॉसिबिलिटीज में कौन सा गॉसियन सरफेस तुम्हें लेना है उसका एक रफ वे बता रहे हैं। बी पॉइंट देखना, लिखो, इसको नोट कर लो एंड फिर बी पॉइंट नोट करो। यहां तक में किसी को डाउट तो नहीं है ना? माइक ऑन करके बोलना एक बार, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। चलो, अब बी पॉइंट ये कहे, अब हम लोग कैसे चूज करेंगे। देखो, इस पॉइंट से ना तुम सारा डेरिवेशन का गॉसियन सरफेस आसानी से निकाल लोगे। जो भी तुम्हें ऑब्जेक्ट गिवन है, मान लो तुम्हारे पास ये कहा कि पॉइंट चार्ज, इसके कारण इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। तो पहला स्टेप क्या होगा, गॉसियन सरफेस चूज करना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हें गिवन है उसको तुम एक स्पॉन्ज का टुकड़ा मानो, और अगर ये स्पॉन्ज को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपैंड करना शुरू करता। कूलम्ब्स लॉ में भी हम ये कंसेप्ट डिस्कस किए थे। इस पॉइंट को अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये फैलना शुरू करेगा, और ये पॉइंट अगर हर साइड से फैलना शुरू करे तो ये स्फेरिकल शेप में आता। पॉइंट को हर साइड से फैलाओ, जैसे ये तुम्हारा पॉइंट है, इसको इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, हर तरफ से फैलाना शुरू करोगे तो ये एक बड़ा स्फीयर बनेगा। तो पॉइंट चार्ज के केस में हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, और स्फीयर का एक पॉइंट यहाँ से पास करना चाहिए, सो हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। सो पॉइंट के केस में स्फेरिकल, सो दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कहता कि सर हम पॉइंट के केस में ये नहीं ले सकते हैं, तो तुम अगर कोई पूछे कि ये ले सकते हो कि नहीं, तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, बट मेरा कैलकुलेशन इससे आसान होगा, इसलिए हम लोग ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। सेकेंड वन, लाइन चार्ज। तो अगर तुम्हारे पास ये कोई लाइन चार्ज है, अब तुमसे कहा इस लाइन चार्ज के कारण एट ए डिस्टेंस x यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस। तो इस लाइन चार्ज को, लाइन को स्पॉन्ज मानो और इसको वाटर के अंदर रख के जब इसको एक्सपैंड करोगे तो ये कौन से शेप में आएगा। तो ये चीज अगर हर तरफ से फैलना शुरू करे तो ये एक सिलेंड्रिकल के फॉर्म में आता। तो अगर हम इस लाइन को हर साइड से फैलाना शुरू करें तो सिलेंडर बनता, और सिलेंडर भी कैसा, अगर ऐसा है तो वर्टिकल सिलेंडर बनता है। इसको हर तरफ से फैलाओगे तो वर्टिकल सिलेंडर बनेगा इस तरह का। तो हम इस पॉइंट से एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे जो कि यहां से पास कर रहा हो, एंड इस पार्ट को और इस पार्ट को कवर्ड है ना, कंप्लीट क्लोज होना चाहिए। सो दिस इज योर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सो लाइन चार्ज के केस में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे। थर्ड देखो, अगर हमसे कहा कि चार्ज्ड सीट है एंड इस चार्ज सीट के कारण तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जैसे मान लो हम एक कोई पेज लेते हैं, इस तरह का कोई पेज कंसीडर करो, और इस पेज पे हर जगह चार्ज रखे हुए हो, और इसके कारण हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हम इस पेज को पहले ड्रॉ कर रहे हैं,
इस पे हर पॉइंट पे प्लस चार्ज कंसीडर करेंगे दिस वन। और इस पेज को अगर तुम एक्सपैंड करोगे, मान लो फिर से ये क्या होता है, स्पॉन्ज इसको पानी में डालो और फैलाओ, तो ये इस तरह से फैलना शुरू करता, और फैलने के बाद ये एक बॉक्स के शेप में होगा, चाहे क्यूब हो या क्यूबाइड हो, बट अगर इस पेज को तुम एक्सपैंड करते हो तो ये एक तरह का बॉक्स बनता। तो हम लोग इस केस में इस तरह का बॉक्स कंसीडर करेंगे। अब देखो हम पहले ही बोल चुके हैं, इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही तुम्हारा गॉसियन सरफेस होगा और कुछ दूसरा बना ही नहीं सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ गॉसियन सरफेस तुम बना लो, लेकिन एक वे है जिसके हेल्प से तुम आसानी से डेरिवेशन करोगी, और ऐसा गॉसियन सरफेस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तुम ये डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में इसकी हेल्प से डेरिवेशन किया हुआ है इस पेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन अगर तुम रेफरेंस बुक देखो कोई दूसरा, तो उस केस में यहाँ पे सिलेंडर लेकर के डिराइव किए हुए हैं, तो यहाँ पे प्लस हम डेरिवेशन करेंगे वहां पे बताएंगे। यहाँ पे इस तरह से सिलेंडर कंसीडर करो एंड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो गॉसियन सरफेस तुम इस तरह से अगर कंसीडर करते हो तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों ले रहा है, ऐसा क्यों ले रहा है। मेरा मेन पर्पस ऐसा लेने का ये है कि मेरे कैलकुलेशन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पार्ट मेरे लिए आसान हो जाए। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है ये समझ में आया, और गॉसियन सरफेस कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो पॉइंट हम डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको नोट करो, जितना फास्ट कर सकते हो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। और माइक ऑन करके बोलना हो गया, जल्दी नोट करो। लिखिए, यस सर। बाकी बच्चे तुम लोग का हुआ? यस सर। कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया? क्लियर है सारे पॉइंट? कार्तिक यस सर। क्लियर है ना? मतलब क्लियर है ना, जो बताए हैं वो क्लियर है? यस सर, आ गया सर। सो ये तुम्हारा वे था जिससे हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग यूज करेंगे तुम्हारे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, सेकेंड इज योर सरफेस एरिया। स्टेटमेंट लिखो, सरफेस एरिया या तो इसको ए से या एस से, जिस किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहो, सरफेस एरिया इज ए और एस। अब ये बताओ, सरफेस एरिया वेक्टर है या स्केलर? एरिया इज वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी? एरिया वेक्टर है। चलो हम ये बताते, मान लो मेरे पास ये डस्टर है और इसका एरिया बताओ, तो क्या करते थे, इस एरिया को इस एरिया को इस एरिया को इधर वाले एरिया को सबको कैलकुलेट करने के बाद ऐड ही करते हो ना, या डायरेक्शन भी देखते थे? बोलो क्या बोल रहे हो? एरिया वैसे स्केलर क्वांटिटी था, है ना। अगर हम बोले कि इस क्यूब का एरिया निकालो तो क्या करते थे, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया निकाल के सबको ऐड करते थे। ये नहीं देखते थे इस एरिया का डायरेक्शन इधर है, इस एरिया का डायरेक्शन किधर है, इस एरिया का डायरेक्शन किधर है। तो एरिया हम लोग स्केलर क्वांटिटी मानते थे, बट जब गॉस थ्योरम यूज करोगे ना तो एरिया को हम लोग वेक्टर कंसीडर करेंगे।
एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करोगे? इसका रीजन ये है, ध्यान देना, हम लोग एक टर्म इसमें डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स वर्ड तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे, फेराडेज लॉ में, है ना। तुम्हारे पास एक कॉइल था, कॉइल के सामने एक मैग्नेट रखते थे, और वहां पे जब कभी भी हम इस मैग्नेट को सामने या दूर ले जाते थे तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होता था। फेराडेज लॉ में जब कभी भी यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस चेंज होते थे, जिसको हम लोग वर्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे। अगर ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को पास लाओगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलते और उसके कारण इसमें करंट आता। 10th में ये पढ़े थे। तो वहां था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स वर्ड का मतलब क्या होता है ना, फ्लक्स वर्ड का मतलब हो गया फ्लो। कोई चीज अगर किसी के अंदर से पास कर रहा है, दैट टर्म इज नोन एज द फ्लक्स। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग है इस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ाएंगे, इसका मीनिंग होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस कितने पास कर रहे हैं। अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पास करेंगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर ऐसे रखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो कम लाइंस पास करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। तो जिस किसी भी एरिया से नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास कर रहे हैं तो फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है। अब अगर एरिया ऐसे है मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इसके अंदर से पास कर रहे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस इसमें ज्यादा पास कर रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, मान लो इस तरह से कर दिए, अब क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले ज्यादा था, अब ऐसे कर दिए तो कम हुआ, अब और ज्यादा ऐसे कर दो, फ्लैट कर दो, तो अब ऐसे इलेक्ट्रिकल लाइंस जो पास कर रहे थे तो इसके अंदर से अमाउंट कम हो गया। ये मान लो एरिया है, इसमें नंबर अब ऐसे रखे हुए तो ज्यादा लाइन पास करेंगे, ऐसे कर दोगे और लाइंस ऐसे जा रहे हैं तो इसके अंदर से फील्ड लाइंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस एरिया के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास करेंगे। एरिया अगर ऐसे है, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे है तो ज्यादा लाइन पास कर रहे हैं। एरिया को हम ऐसे टिल्ट कर दिए तो एरिया के डायरेक्शन बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू है वो बदल रही है। तो इसलिए हम लोग एरिया का ओरिएंटेशन यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि इसके अंदर कितने लाइंस पास करेंगे। सो वी कंसीडर एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी इन गॉस थ्योरम। तो हम लोग जो एरिया कंसीडर करोगे, सरफेस एरिया, उसको क्या मानेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब आता है कि इस एरिया का डायरेक्शन किधर असाइन करते हो। तो एरिया वेक्टर को हम लोग इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो भी एरिया लोगे, जैसे ये एरिया है तो इसका परपेंडिकुलर या तो इस डायरेक्शन में एरिया होगा वेक्टर, या एरिया वेक्टर इसके बैक साइड इधर की होगा। तो एरिया वेक्टर या तो इधर होना है या इस डायरेक्शन में होना है। तो अब हम लोग एरिया को वेक्टर क्यों माने वो बता दिए, क्योंकि ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा कितने लाइंस इस एरिया से पास करेंगे। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। सरफेस एरिया के बारे में एक लाइन लिखो। इट इज ए